हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब पूरी अकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर। ये एक नया टॉपिक है तो इसको आज सीखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर तो कैपेसिटर जो है एक अपरेटस होता है, एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके अचानक सडनली ये सप्लाई करता है किसी ऑपरेटर्स को। जिस ऑपरेटर्स में यूज होता है, यह यूज होता है आपका फैन में और आपका मोटर एसी ये सब में यूज होता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जब फैन में एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट होगा, गोला सिलेंडर टाइप का होगा, कलर उसका जनरली वाइट होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसर उसको बोलते हैं। हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। तो वो कंडेंसर जो होता है इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। जो कैपेसिटर जो होता है वो एक्चुअली कंडेंसर ही होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कंडेंसर बोल सकते हैं। ठीक है, कंडेंसर बोल सकते हैं। तो एक कंडेंसर जो होता है ये एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने पास स्टोर करता है और अचानक सप्लाई कर देता है पंखा को, मोटर को, और क्या बोलते हैं एसी में जिसमें लगा रहता है उसको सप्लाई कर देता है, जिससे वो स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि एक्चुअली जो हमारे घर में आता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल आता है, वो 5, 10, 15 एम्पियर का यही होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। लेकिन ये जो मोटर और ये सब जो एसी ओसी होता है, इसको स्टार्ट होने के लिए कम से कम 25 एम्पियर से 50 एम्पियर तक करंट का ज़रूरत पड़ता है। तो वो मिलेगा कहाँ से? हम तो जानते हैं कि 5, 10, 15 एम्पियर एसी का आता है। तो ये यही देता है, जो ये कैपेसिटर है अपने पास स्टोर करके सडनली उसको सप्लाई करता है, जिससे वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है, वो सडनली किसको देता है? ऑपरेटर्स को, जो जिसमें लगा रहता है उसको देता है, जिससे वो स्टार्ट हो जाता है, चलने लगता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब ये निकाल दिया जाता है या नहीं होता है या पुराना हो जाता है फैन में, तो फैन धीरे धीरे चलने लगता है, और जब उसको बदल दिया जाता है तो स्पीड में चलता है। क्यों? क्योंकि ये पावर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस ये अपने आप में क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, इट इज यूज इन फैन, एसी, मोटर एक्सेट्रा। ठीक, और ये जो होता है, ये कुछ डिवाइस में जो लिखा हुआ है देख लीजिए। सम डिवाइसेज रिक्वायर्स हाई इलेक्ट्रिकल करंट। कुछ ऐसी डिवाइसेज होती है जिसमें जो होता है हाई इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे 25 से 50 एम्पियर तक स्टार्ट होने के लिए। और ये जो कैपेसिटर है ये सप्लाई करता है एट वंस। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि सर हमको तो पढ़ना है कैपेसिटर, या आप ये भी बोल सकते हैं कि सर जो NCERT है उसमें तो कुछ और दिया है डेफिनेशन कैपेसिटर का। तो आगे देखेंगे, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि वो क्या दिया है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अभी आपका ये सवाल हो सकता है किसी के मन में आ सकता है कि सर हमको तो NCERT में कैपेसिटेंस दिया है, कैपेसिटेंस पढ़ने के लिए। कैपेसिटर तो चैप्टर का नाम ही नहीं है। तो कैपेसिटेंस एक तरह का, कैपेसिटेंस जो है ये कैपेसिटर का एबिलिटी होता है, कैपेसिटी होता है एनर्जी को ये स्टोर करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए। कितना चार्ज कोई कंडेंसर या कैपेसिटर स्टोर करेगा वो कहलाता है आपका क्या? कैपेसिटेंस। ठीक, तो कैपेसिटेंस का डिफिनेशन हो जाएगा, इट इज अ कैपेसिटी और एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये उसकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, ये जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटी से बनता है। ठीक है, कैपेसिटी जिसके हिंदी में धारिता बोलते हैं, और कैपेसिटर को हिंदी में हम संघानित्र या कुछ ऐसे बोलते हैं, शायद याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक ना, आइए अब देखते हैं कि आप अगर कोई पूछेगा, मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि क्या सर क्या कोई जो सिंगल कंडक्टर है, कोई सिंगल कंडक्टर मान लीजिए है, तो क्या आपका कैपेसिटर का काम कर सकता है? तो आप बोलिए हाँ कर सकता है। कैसे कर सकता है, आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए सिंगल कैपेसिटर है, सिंगल कंडक्टर है, जिसको हम लोग क्यू चार्ज दे चुके हैं। तो आपको पता है कि जो क्यू चार्ज देते हैं वो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसके अगर हम पोटेंशियल देखें तो क्या होता है? 1/4πε/Q/r। आप लोग पढ़ लिए हैं, चुके हैं। तो ये जो अब मान लीजिए कि ये जो पोटेंशियल है ये क्या है, किसके डायरेक्टिव पोर्शन है? अगर क्यू हम बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ेगा? P बढ़ेगा। अगर हम क्यू बढ़ाएंगे तो P बढ़ेगा। इसका मतलब क्या?
इसका मतलब हमको बोल सकते हैं कि ये जो भी है, ये जो भी ये भी जो है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यू के, ठीक है। और पर्सनालिटी को जब हटाएंगे तो सी रखते हैं, उसको कोई कांस्टेंट रखते हैं तो हम यहाँ पे सी रख दिए। तो ये सी क्या होता है भाई, ये सी जो हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। एक कांस्टेंट होता है एक तो इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो सी हो गया क्यू बाई वी, ठीक। इसी को आपका क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटर, बोलिए कुछ भी बोल सकते हैं। और ये सी जो है ये सी जो है ये क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता है, ये दिमाग में रखिएगा, ये क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता है। अक्सर आप फार्मूला में देखते हैं कि जो फार्मूला आता है वो उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है, या तो डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन इस पर ये डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए क्यू का भी का तो फॉर्मूला ये होता है, ये रखिएगा तो क्यू क्यू कट जाएगा, बचेगा आर। तो आगे देखेंगे किस पर डिपेंड करता है, बस इतना है, लिख लीजिए कहीं कि सी डज नॉट डिपेंड, लिख लीजिए सी डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू एंड भी, ठीक है। चलिए इतना तक लिखिए, आगे देखिए, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का यूज कहाँ होता है, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं और कैपेसिटेंस होता क्या है। तो अब जो सीखे कि कैपेसिटेंस जो है क्यू और भी पे डिपेंड नहीं करता है, तो डिपेंड किस पे करता है भाई, तो फिर कैसे डिपेंड करेगा। तो अब आइए देखते हैं कि कैपेसिटेंस को फाइंड कैसे करते हैं, कैसे कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो सी का एक तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्यू बाई भी होता है, ठीक है, स्क्वायर के लिए निकाले थे हम लोग। तो v की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई भी, ठीक। तो q से q कट गया और ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो c का ये एक और फार्मूला आ गया, ठीक है। एक ये फार्मूला हम लोग सीखे थे, लेकिन यहाँ से जाने थे कि q और v पे डिपेंड नहीं करता। फिर आपके दिमाग में आएगा कि भाई q और v पे डिपेंड नहीं करेगा तो फिर डिपेंड करेगा किस पर, फिर फाइंड कैसे करेंगे हम कैपेसिटर। तो फिर फाइंड करेंगे इस फार्मूले से, ठीक है। इसीलिए हम इसका जो टॉपिक का नाम दिया है जो फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। तो जब भी स्फेरिकल कंडक्टर की बात हो और कैपेसिटेंस उसके निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग आर पर डिपेंड करा, मतलब शेप और साइज पर डिपेंड करेगा, और एप्सिलॉन नॉट है मतलब मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस जो है डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज मतलब ज्योमेट्रिकल डायमेंशन of conductor. It is also depend on medium. It does not depend on Q and V. रिमाइंड करके रखना है, दिमाग में रखना है कि ये Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि बोलिएगा कि सर आपने बता दिया है कि जो कैपेसिटर है वो सिंगल कंडक्टर भी हो सकता है, ठीक। लेकिन आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आप तो बता दिए कि जो कैपेसिटर है वो सिंगल कंडक्टर का हो सकता है, होता है, ये बता दिए कि हो सकता है, ठीक है। तो और वो एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो क्या एक जो कैपेसिटर है, एक जो कंडक्टर है, वो कितना भी चार्ज को स्टोर कर सकता है? तो बोलेंगे कि नहीं, एक फिक्स वैल्यू के बाद वो चार्ज लेना बंद कर देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए कि क्या आप कितना भी खाना खा जाएंगे, तो क्या बोलिएगा हाँ। अच्छा मान लीजिए बोल भी दिए तो क्या खा लेंगे? नहीं ना, क्या करेगा, पीछे से देने लगेंगे। तो उसमें भी क्या होता है कि वो जो कैपेसिटेंस का जो चार्ज देते हैं तो एक वैल्यू के बाद, एक निश्चित वैल्यू के बाद वो लेना बंद कर देता है। मतलब क्या करता है कि वो एयर से जो है एयर में देने लगता है, एयर में फैला देता है अपना चार्ज को, जिससे एयर में भी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बढ़ने लगती है, जिसको हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं, और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये कोरोना डिस्चार्ज, पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एयर को रखते हैं, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर हम एयर को रखते हैं तो अगर मान लीजिए इसका प्लस माइनस है, इसका चार्ज है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना तो ये माइनस जो है इधर आने लगेगा और ये प्लस इधर आने लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस चार्ज जो होता है किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ होता है, ठीक है, और ये इधर आने लगेगा। और उसके बाद
इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे 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 बढ़ाते जाएंगे, ये जो होगा क्या होगा, ये जो होगा, जो ये होगा, ये एयर से बाहर निकल जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन। ठीक है, इस फेनोमेना को कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, वो आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद जब ये बाहर निकल जाएगा तो ये इस मीडियम में भी, बाहर के मीडियम में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, जिसके चलते हम कितना भी अब उसको, उस मटेरियल को, उस प्लेट को, उस कंडक्टर को, उस कैपेसिटर को जितना भी अब चार्ज दें, वो बढ़ने वाला चार्ज है नहीं, वो लेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा। चाहे 50 कूलम, 40 कूलम, 60 कूलम दो, अगर 30 वैल्यू है तो 30 कूलम वो रखेगा। ठीक है, तो आप अचानक पड़ेगी कहाँ गया, तो कुछ नहीं होता। एक्चुअली होता है वो जो चार्ज आप देते हैं तो वो एयर से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, और अपने आप को न्यूट्रलाइज करते जाता है। ठीक है, उसको समझेंगे डिटेल में, हम लोग समझेंगे उस दिन टॉपिक जब आएगा तब। ठीक है, तो वो यहाँ से सीखे कि हम कितना भी चार्ज एक कंडक्टर को, एक कैपेसिटर को नहीं दे सकते। ठीक है, एक वैल्यू होता है 3 × 10⁶ V डिवाइडेड बाई m जो होता है, वो वैल्यू होता है, वो बताएंगे जब। वो उससे ज़्यादा होगा तो क्या होता है, वो मीडियम को, दूसरे वो जो बाहर वाला मीडियम है उसको भी कंडक्टिंग कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से ये समझे कि एक लिमिट तक वो चार्ज, कोई कंडक्टर है, कोई कैपेसिटर है, वो एक लिमिट तक ही चार्ज स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज अपने कैपेसिटर तो जान लिया, कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर तो ये पता चल गया कि एक कंडक्टर का भी कैपेसिटर हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में एक कंडक्टर का कैपेसिटर होता नहीं है। ठीक है, एक से ज़्यादा कंडक्टर लगे रहते हैं उसमें, जिसको आइडियल कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, और जिसकी चर्चा आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, इसको चर्चा नहीं मिलेगा कि वो जो पहला वाला जो डिफरेंस लिखा है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्यों एक से ज़्यादा कंडक्टर की, कैपेसिटर की जरूरत पड़ता है, क्यों। ठीक है, आइए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि फाइंड रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल कंडक्टर व्हिच कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, इतना माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है एक स्फेरिकल कंडक्टर का, तो उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, उसकी रेडियस बताना है। ठीक है, मतलब उस कंडक्टर की साइज बताना है, पहले की शेप और साइज बताना है। तो देखिए, हमको तो पता चल गया है कि जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πε0r। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, c/4πε0। तो c की वैल्यू तो दी हुई है कितना, 2 माइक्रोफैराड। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻³ और ये इसकी वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू इतनी होती है। अपने पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, इतना होता है। इसको जब सॉल्व करिएगा इतना आएगा, और ये जो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो रेडियस आएगा वो आएगा भाई इतना 18,000 किलोमीटर। इतना रेडियस का कैपेसिटर आप यूज करेंगे पंखा में, वो कहाँ पंखा लगेगा भाई, इमेजिन कर सकते हैं। इतना साइज का आप समझिए, इतना कम कैपेसिटेंस वैल्यू के लिए इतना बड़ा आपका कंडक्टर रखना पड़ रहा है। क्या ये संभव है? नहीं, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, इतना बड़ा साइज का कैपेसिटर नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, कंडक्टर को एक से ज़्यादा कंडक्टर लेते हैं, एक से ज़्यादा प्लेट लेते हैं। कहिए कि एक से ज़्यादा हम लोग क्या कैपेसिटर लेते हैं, जिसको हम लोग आइडियल कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए एक और फार्मूला, असली फार्मूला पढ़ते हैं कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है, आइडियल कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए आइए, यहाँ तक तो हम समझ गए कि एक कंडक्टर से हमारा काम चलने वाला नहीं है। एक कंडक्टर से कैपेसिटर बनाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखें कि एक थोड़ा सा मतलब चार्ज के लिए कितना बड़ा कैपेसिटर के लिए, कितना बड़ा प्लेट के लिए ज़रूरत पड़ रहा था। ठीक ना, तो उसी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइडियल कैपेसिटर का यूज करते हैं। आइडियल कैपेसिटर, उसी को कैपेसिटर बोलते हैं एक्चुअली में। ठीक है, यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसी का डिफिनीशन लिखा हुआ है आइडियल कैपेसिटर का। तो आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। इसका डिफिनेशन होता है कि कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर विथ वेरी स्मॉल सेपरेशन। बहुत स्मॉल सेपरेशन पर उस प्लेट को, 2 प्लेट को रखा जाता है।
ठीक है, और इंसुलेट किया हुआ रहता है ताकि एक दूसरे से कंटेक्ट ना रहे इलेक्ट्रिकली। ठीक, उसी को आपका क्या बोलते हैं, आइडियल कैपेसिटर या कैपेसिटर सिंपली बोलिए कि बोला जाता है। ठीक ना। तो ये जो दो कंडक्टर होता है तो वो कैसा होगा, एक चीज़ उसका जो शेप होगा, आप कुछ भी शेप ले सकते हैं। जो कंडक्टर का शेप है कुछ भी ले सकते हैं आप, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, प्लेन, या ऐसे कुछ भी, हम ऐसे लिए हैं। ठीक है, ठीक। तो दो कंडक्टर लिए, एक को हम प्लस क्यू चार्ज दिया और दूसरे को माइनस क्यू। कंडक्टर में, आइडियल कंडक्टर में खासकर ये रूल होता है कि आप एक प्लेट को जितना प्लस क्यू चार्ज दीजिएगा दूसरे को उतना ही माइनस चार्ज देना होता है। तो बोलिएगा कि सर हम क्या अलग अलग चार्ज नहीं दे सकते, तो क्या वो कंडक्टर नहीं होगा? कंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, लेकिन आइडियल कैपेसिटर नहीं होगा। आइडियल कैपेसिटर में रूल है कि जितना प्लस क्यू चार्ज दिए उतना ही दूसरे को माइनस क्यू चार्ज देना होता है, और आप भी यही कीजिएगा। ठीक ना। तो ये लिख दिए हैं कि एक को हम प्लस क्यू चार्ज दिए और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज दिए, और दोनों को कितने सेपरेशन पर रखे, प्लस और डी सेपरेशन पर रखे। ठीक ना। और शेप आप कुछ भी ले सकते हैं इसका, मैंने ऐसे शेप लिया है, ऐसे शेप का प्लेट लिया है 2 ठो। ठीक। और अगर इसकी चार्ज बोला जाए कि इस कैपेसिटर का, ये जो दो कंडक्टर है, जो दो प्लेट है, ये मिलकर एक कैपेसिटर बनाया है, तो इस कैपेसिटर के चार्ज की बात की जाए तो हम लोग हमेशा जब कैपेसिटर का, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हम लोग कैपेसिटर का जब भी चार्ज पूछा जाए तो हम लोग क्या बताएंगे, प्लस क्यू चार्ज। ठीक ना। यहाँ पे लिख दिया है कि प्लस क्यू चार्ज चार्जेस ऑफ द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का चार्ज जो होगा कितना है, प्लस क्यू चार्ज है। हमेशा प्लस वाला चार्ज को हम लोग बताएंगे कैपेसिटर का चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो इन दोनों प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा वो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा। ठीक ना। जिसको हम लोग V से, V प्लस V माइनस हम लिख दें, इसको V से डिनोट करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, लिख देंगे पोटेंशियल बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो समझ गए कि कैपेसिटर का चार्ज किसको बोलेंगे और कैपेसिटर का पोटेंशियल किसको बोलेंगे। ये तो पता है कि जो चार्ज होता है पोटेंशियल का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो Q बराबर CV होता है। Q को हम ऐसे, C को Q बाई V लिख सकते हैं और V को V प्लस माइनस V माइनस लिख सकते हैं। ठीक है यहाँ से। और ये किस पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकल प्लेसी पर, शेप पर, साइज पर, और मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। इन दोनों प्लेट के बीच का मीडियम क्या है, इस पे भी आपका कैपेसिटेंस जो है डिपेंड करेगा। ठीक है, इसमें क्या रखते हैं, इसमें वैक्यूम में रखते हैं, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है क्या है, उस पर भी आपका जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। और जहाँ तक सिंबल की बात है तो सिंबल जो होता है वो ये होता है, 2 प्लेट होता है, इक्वल प्लेट। ठीक है, वो सिंबल होता है। और ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी सिंबल हो सकता है। अगर ऐसे को आए तो ये समझ लीजिए कि वेरिएबल है, ये कैपेसिटर जो है वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा कि ये बराबर होता है। जब बड़ा छोटा होगा ना, जब बड़ा छोटा होगा तो बैटरी का जो सिंबल होता है, ये जो होगा बैटरी का सिंबल होगा, ये बैटरी का सिंबल होता है, बराबर होना चाहिए। ठीक, या ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा तो उसको वेरिएबल कैपेसिटर बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए आइए आगे सीखते हैं, यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। अगर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की बात की जाए, कैपेसिटेंस का यूनिट का, तो हम जानते हैं कि C क्या होता है, C कैपेसिटेंस होता है, C बराबर Q बाई V होता है। और Q का यूनिट क्या होता है, Q का यूनिट कूलम्ब होता है और V को वोल्ट बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट होगा कूलम्ब पर वोल्ट होगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे बोलते हैं। तो आप दोनों में से कोई बोल सकते हैं कैपेसिटेंस का यूनिट, फैराड भी और कूलम्ब पर वोल्ट भी बोल सकते हैं आप यूनिट में। ठीक है, अगर डायमेंशनल इक्वेशन की बात की जाए तो वहीं Q बाई V होता है, तो हम अपने मन से क्या किए, Q ऊपर और नीचे दोनों में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों, क्योंकि हमको यूनिट लेना है। ये करेंगे तो इधर ये जो आएगा ये हो जाएगा आपका जूल का जो होगा ये यूनिट आ जाएगा। तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा, ये VQ हो जाएगा। तो इसका जो होता है ये जूल होता है एक्चुअली, ये जूल का, ये जो है ये जूल का यूनिट है, जूल है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ml स्क्वायर T-2। ठीक है, और इसको Q का होता है यूनिट IT। ठीक है, IT इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। ये कट के कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा तो T का पावर 4 हो जाएगा, और L ऊपर जाएगा तो माइनस में, M भी ऊपर माइनस में, और I का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा M-1 L-2 और T के पावर 4 और I का स्क्वायर। तो डायमेंशन हो जाएगा इतना। ठीक है, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस और ये डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस हुआ, यहाँ तक सीखे। तो आज
इस क्लास में हम लोग ये सीखे कि कैपेसिटर होता क्या है, यूज कहाँ करते हैं, और कैपेसिटर के बारे में सीखे कि कैसे कैसा आपका कैसे प्लेट ले सकते हैं, आपका यूनिट और डायमेंशन देखे, वो कैसा शेप हो सकता है, उसका चार्ज कितना दिया जा सकता है। ठीक है, ये सब सीखे आप। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे इसका टाइप, कैपेसिटेंस का टाइप कितना होता है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।